जय भीम, नमो बुद्धाय। मित्रों, मैं जो कुछ भी अपने वीडियो में जानकारी बताता हूँ वो ऐतिहासिक जानकारी किसी न किसी ऐतिहासिक दस्तावेज या ऐतिहासिक किताब से लेता हूँ। वो बौद्ध साहित्य आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करके आप देश के किसी भी कोने में किताब मंगवा सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो के जो रतन टाटा है ये आज के रतन टाटा के परदादा जी थे, यानी 100 साल पहले ये रतन टाटा जी होकर गए हैं। इनका देहांत भी आज से लगभग 100 साल पहले हुआ था। यानी ये रतन टाटा जी जमशेदजी टाटा, यानी जिन्होंने टाटा ग्रुप की शुरुआत की थी, उस जमशेदजी टाटा के ये रतन टाटा जी छोटे पुत्र थे। इन्हीं के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये रतन टाटा जी और आज के रतन टाटा जी अलग है। बौद्ध धर्म के इतिहास को खोजने में सर अलेक्जेंडर कनिंघम और जेम्स प्रिंसेप जी का बहुत बड़ा योगदान है। 19वीं सदी में इन दोनों ने लाखों बौद्ध अवशेषों को जमीन से बाहर निकाला और बताया यहाँ पर एक समय बौद्ध धर्म का कितना बड़ा प्रभाव था। अखंड भारत बौद्धमय था। मित्रों, वैसे तो इस देश में टाटा फैमिली का नाम दानशूर लोगों में अग्रणी स्थान पर आता है। आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि टाटा फैमिली कितनी महान है। साल 1900 से पहले पाटलिपुत्र की खोज को लेकर पटना के आसपास कई जगहों पर थोड़ी बहुत खुदाई हुई, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। 1903 तक आते आते तब की ब्रिटिश सरकार ने भी पाटलिपुत्र की खोज के लिए और राशि देने से हाथ खींच लिया था। यहीं पर टाटा ग्रुप के रतन जी टाटा की एंट्री हुई और उनकी मदद से ही हमें पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में पता चल सका। मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक को आम जनमानस अशोक महान कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर टाटा ग्रुप नहीं होता तो शायद अशोक की महानता के बारे में ये देश जान ही नहीं पाता। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है जब टाटा समूह ने देश में पहली बार ऐसा एक काम किया था जिसने इस तरह के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। टाटा समूह ने ही हमें मौर्य वंश के गौरवशाली अतीत से मिलाने का महान काम किया है। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे सर रतन जी टाटा ने अपने पिता के देहांत के बाद कंपनी की जिम्मेदारी संभाल ली थी। बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से लेकर टाटा स्टील को खड़ा करने में उनका अहम योगदान है, लेकिन एक योगदान उन्होंने भारत के इतिहास को खोजने में भी की थी। टाटा स्टोरीज 40 टाइमलेस टेल्स टू इंस्पायर यू किताब में बताई कहानी के मुताबिक भारत में लंबे समय से मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और आधुनिक पटना के बीच संबंध स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे थे। साल 1900 से पहले इसे लेकर पटना के आसपास कई जगहों पर थोड़ी बहुत खुदाई भी हुई, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। 1903 तक आते आते तब की ब्रिटिश सरकार ने भी पाटलिपुत्र की खोज के लिए और राशि देने से हाथ खींच लिया था और यहीं पर टाटा ग्रुप के सर रतन जी टाटा ने एंट्री की और आज की पाटलिपुत्र को खोजने में मदद की थी। तो बात 1912 से 13 के दौरान की है। तब सर रतन टाटा ने इस पुरातात्विक खोज में मदद करने की इच्छा जताई थी। उन्होंने पुरातत्व महानिदेशक से सलाह मशविरा के बाद इस खोज के लिए हर साल 20,000 रुपए की सहयोग राशि देने का वादा किया था, वो भी असीमित समय के लिए। उनकी यह मदद से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पाटलिपुत्र की खोज करने में मदद मिली थी। 1912 से 1913 की सर्दियों के दौरान पुरातत्वविद डीबी स्पूनर ने इस खोज को शुरू किया और करीब 1917 तक ये काम अविरत चालू रहा। इस खोज के लिए सर रतन जी टाटा ने कुल 75,000 रुपयों का योगदान दिया था। हालांकि 1918 में सर रतन जी टाटा का देहांत हो गया था, लेकिन उनके इस योगदान से सम्राट अशोक के वैभव को यह देश देख पाया। पुरातत्व विभाग की जिस खोज के लिए टाटा समूह ने योगदान दिया था उसके लिए खुदाई पटना के कुमराहार में की गई। स्पूनर के नेतृत्व में करीब 10 फुट की खुदाई के बाद यहाँ ईंटों की एक पुरानी दीवार सबसे पहले मिली। इसके बाद खुदाई जारी रही और 7 फरवरी 1913 को बड़ी सफलता मिली। उस दिन सम्राट अशोक के सिंहासन कक्ष या कहे दरबार के खंभे खुदाई में मिले। इस दरबार हॉल के वैभव का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें 100 स्तंभ थे। फिर अगले 4 साल तक यह जगह पाटलिपुत्र का इतिहास सामने लाती रही। कई सिक्के, पट्टिकाएं और टेरिकोटा की मूर्तियां इस जगह से निकलती रही। मित्रों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।